बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। के हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें दो क्वांटिटीज इंक्लूड हैं, एक ईएमएफ और एक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। इन दोनों के दरमियान ग्राफ क्या बनेगा और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट भी हमने बतानी है। तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई इंक्रीज करेगा तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी इंक्रीज करेगा। तो जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है उसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। तो जब इन ई और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी के अक्रॉस ग्राफ ड्रॉ किया तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। अब साथ ही इसका ग्रेडियंट भी बताना है। ग्रेडियंट से मुराद टेन थीटा। जब हम इसको अगर ट्रायंगल कंसीडर करें कि ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहां पे टेन थीटा अप्लाई किया जाए तो टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि परपेंडिकुलर इसका ई और डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल आ जाता है ई ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, और ये जो ई ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी है ये सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होती है। बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला ई ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट है वो हमें सेल्फ इंडक्टेंस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट एंड वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एन एसी जनरेटर आर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम पॉजिटिव। करंट और वोल्टेज जो एसी जनरेटर की मदद से प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। Why for an AC generator connected to a resistor, power can never be negative। कि जब AC जनरेटर रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो पावर नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है? तो हम ये जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी वोल्टेज चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि करंट है या चाहे वोल्टेज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जब हम पावर का फॉर्मूला लिखते हैं P इक्वल टू वी आई, तो V की जगह पे आई आर पुट कर दें तो आई स्क्वायर आर बन जाता है, और I की जगह पे V ओवर आर पुट करें तो V स्क्वायर ओवर आर बन जाता है। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो करंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, पावर पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो स्केयर की वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है करंट या वोल्टेज की, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिटरमाइंस द ग्रेडियंट ऑफ ए ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। कि ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी के क्रॉस वो हमें क्या देता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान हमने बेसिकली ग्राफ बताना है। उस ग्राफ की मदद से कंक्लूजन निकालनी है कि हमें ग्रेडियंट क्या शो करता है। तो अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो XL इक्वल टू 2 पाई FL होता है। अब इस इक्वेशन 1 की मदद से हमें यह पता चलता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो ग्रेडियंट की अगर बात की जाए, ग्रेडियंट इक्वल होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा अगर इस ट्राइंगल पे अप्लाई करें कि ये XL, ये वाली लाइन अगर हम इधर ड्रॉ करें, ये लेंथ XL होगी तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, और इस पे जब टेन थीटा अप्लाई किया जाएगा तो टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि XL ओवर F के। तो टेन फाई इक्वल लिख दिया XL ओवर F।
अब इक्वेशन 1 से देखें तो वहां पे एक्स एल ओवर एफ किसकी इक्वल आ जाता है 2 पाई एल के। यहां से एफ अगर इधर आकर डिवाइड हो तो 2 पाई एल रह जाता है। इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो टेन थीटा इक्वल आ जाता है 2 पाई एल के। ठीक है, टेन थीटा से मुराद क्या है, ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इक्वल आ गया 2 पाई एल के, तो 2 पाई इधर आकर डिवाइड होगा, ग्रेडियंट ओवर 2 पाई इक्वल रह जाएगा एल के। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या शो कर रहा है, इंडक्टेंस शो कर रहा है। दिस इक्वेशन शोज दैट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी गिव्स अस द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर अ कैपेसिटर। के इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसमें हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसमें फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो हम पहले इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला हमारे पास है XL इक्वल टू 2 पाई FL। कहा यह गया है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, तो हम ये सपोज करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो न्यू फ्रीक्वेंसी F प्राइम हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL प्राइम हो जाएगी। तो इस फार्मूले में F प्राइम की जगह पे 2F पुट कर देंगे। ये फार्मूला सेम ही है जो ऊपर लिखा है, सिर्फ साथ प्राइम लिख दिया है क्योंकि वो ओल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इसमें फ्रीक्वेंसी को डबल पुट किया जो कंडीशन बताई गई थी। यहां से 2 बाहर आ गया, 2 पाई FL रह गया, 2 पाई FL XL की इक्वल था तो XL प्राइम इक्वल आ गया 2XL के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो जो न्यू कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ओल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस की निस्बत डबल हो जाएगी। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला हमारे पास XC इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई FC है। यहां पे फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हमारे पास आ जाती है वो XC प्राइम इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई F प्राइम C। इसमें फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे, जो न्यू फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पे 2F लिखा, यहां से 2 बाहर आ जाएगा तो 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2 पाई FC आ जाता है। 1 ओवर 2 पाई FC किसकी इक्वल है, XC के, तो 1 ओवर 2 पाई FC की जगह पे XC लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस में अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो न्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की निस्बत हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 1000 वोल्ट्स व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। अगर साइन वेव की पीक वैल्यू 1000 वोल्ट हो तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास इसमें पीक वैल्यू गिवन है VP 1000 वोल्ट। यह हमें पता कैसे चला कि वोल्ट गिवन है, VP लिख दिया है, IP भी तो लिख सकते थे। इसकी वजह यह है कि जो क्वांटिटी गिवन है उसके साथ जो यूनिट है वो वोल्ट्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि पीक वैल्यू किस चीज की गिवन है, वोल्टेज की। VP इक्वल टू 1000 वोल्ट, व्हाट इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, V इफेक्टिव कैलकुलेट करनी है। जो V इफेक्टिव है वो इक्वल होगी VRMS के, और VRMS हमारे पास फार्मूला होगा VRMS इक्वल टू VP ओवर अंडर रूट 2। तो VRMS किसकी इक्वल आ जाएगा, VP की वैल्यू 1000 पुट की डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो V इफेक्टिव इक्वल आ जाता है 707 वोल्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स फॉर बोथ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ये शो करना है कि जो रिएक्टेंस है जिसको ओम्स में मेजर किया जाता है, जो रिएक्टेंस है किस चीज की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की, इन दोनों को ओम्स में मेजर किया जाता है। यानी कि अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है तो इनकी जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस के मुराद इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, उसको हम मेजर करते हैं ओम में। ये जस्ट प्रूव करना है। तो हम कैपेसिटर की सबसे पहले बात करते हैं। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है XC इक्वल होती है 1 ओवर ओमेगा C के, यानी कि XC इक्वल आ जाएगा, हम VN से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड
करने का मतलब क्या है कि Vn ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। तो नीचे वाली जो टर्म है Vn ओमेगा सी वो इक्वल होती है In के, इसकी जगह पे In लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि XC ओम्स में आ जाता है। कैसे कि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर ओम के इक्वल होता है। और इसी तरह जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में XL इक्वल होता है ओमेगा एल के। यहाँ पे In से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो In ओमेगा एल इक्वल आ जाती है Vn के। XL इक्वल हो जाएगा Vn ओवर In, यानी कि ये ओम इक्वल आ जाएगा वोल्ट ओवर एम्पेयर के। V वोल्ट, I करंट है तो इसका यूनिट एम्पेयर, तो वोल्ट ओवर एम्पेयर ओम। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है या इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इन दोनों को हम मेजर करते हैं ओम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ECG? ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। ठीक है, ये आपने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर इस तरह की वेव शो हो रही होती है या ग्राफ पेपर के ऊपर प्रिंटेड होती है, तो ये बेसिकली ECG वेव है। ये है क्या? ECG हम यूज करते हैं हार्ट की कंडीशन को जानने के लिए। इसका जो एब्रीवेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं ECG को। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो रेफर करता है रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल चेंजेस की। कौन सी इलेक्ट्रिकल चेंजेस? हार्ट बीट के दौरान जो हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती हैं उनको वो कार्डियक साइकिल की सूरत में हमें शो करवाता है। इसको ECG या EKG भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को पिकअप करता है। कौन से इलेक्ट्रिक करंट? जो कि हार्ट मसल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कार्डियक साइकिल के दौरान। जब हार्ट के कार्डियक साइकिल में कंट्रैक्शन होती है या रिलैक्सेशन होती है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं और उसको वेव की फॉर्म में दिखाया जाता है। अब वो कैसे किए जाते हैं? तो वो बेसिकली इन मसल्स की वजह से, मसल के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो डिटेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड्स की मदद से। इलेक्ट्रोड्स बॉडी के ऊपर लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट की वजह से जो करंट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिटेक्ट करके उसको वेव फॉर्म में शो करवा दिया जाता है, तो इसको ECG कहते हैं। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।